आज थ्योरम 2 प्रूफ करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन फॉर W इज इक्वल टू एफ जेड टू बी एनालिटिक। थ्योरम है, लेट W इज इक्वल टू एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड एफ डैश जेड इक्वल टू 0, देन इन ए डोमेन D, देन मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड इज कन्फॉर्मल इन डोमेन D। मतलब फंक्शन अगर एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव 0 है डोमेन D में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्फॉर्मल हो जाएगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब इतना अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे कि फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव 0 नहीं है, अगर इतना प्रूफ कर देंगे तो वो फंक्शन कन्फॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ में दो चीज़ ये मान के चलेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव 0 नहीं है, ये मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो let W is equal to fz is an analytic function of z and f dash z not equal to 0 in a domain D, then we have to show that fz is conformal। ठीक है ना, ये दो चीज़ें हमने मान लिया कि फंक्शन एनालिटिक है और डेरिवेटिव जो 0 नहीं है, तब हम शो करेंगे कि फंक्शन कन्फॉर्मल है। ठीक है, उसके लिए देखिए W प्लेन में फिर वही हम लोग करेंगे, दो कर्व ले लेंगे, C1 और C2 दो कर्व ले लिया, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, P पॉइंट कह लीजिए इसको, P पॉइंट, और पॉइंट हमने Z0 कंसीडर कर लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका C1 और C2 का इंटरसेक्शन पॉइंट P है। ठीक है, ये C1 कर्व जो है अल्फ़ा 1 एंगल बनाता है और C2 कर्व अल्फ़ा 2 एंगल बनाता है, अल्फ़ा 2 एंगल कर्व बनाता है। ठीक है, इन्हीं कर्व पर दो पॉइंट कंसीडर कर लिया, Z1 और Z2, लेकिन ये दोनों पॉइंट ऐसा है कि R डिस्टेंस का, Z0 पर R डिस्टेंस का एक हम नेबरहुड कंसीडर किया। R डिस्टेंस का नेबरहुड मतलब सर्किल खींच लिया, तो इसी सर्किल पर ही दोनों पॉइंट Z1 और Z2 होंगे। ठीक है ना, Z1 और Z2 इस R रेडियस के नेबरहुड का जो हमें सर्किल खींचा है, Z0 का जो सर्किल खींचा है Z0 सेंटर मान के, उसी सर्किल पर Z1 और Z2 पॉइंट है। ठीक है, Z1 और Z0 जो कार्ड है, ठीक है, ये एंगल जो है वो एंगल बनाएगा θ1, यानी कि P और ये जो Z1 है कार्ड एंगल बना रहा है आपका θ1, और ये जो आर्क है वो अल्फ़ा 1 बना रहा है। उसी तरीके Z2 और P पॉइंट PZ2, मतलब ये जो कार्ड है वो एंगल बना रहा है θ2, और ये जो आर्क है वो एंगल अल्फ़ा 2 बना रहा है। ठीक है, यानी ये जो कार्ड दोनों के कार्ड हैं वो एंगल θ1 और θ2 बना रहे हैं, कर्व जो है वो एंगल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बना रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके जब इनकी इमेजेस लेते हैं तो ये W प्लेन पे आ जाएगा। W प्लेन पे C की इमेज C1 डैश, C2 की इमेज C2 डैश हो गई, C1 की इमेज C1 डैश, C2 की इमेज C2 डैश। उनके बीच का जो एंगल है वो वही आपको दिखाना है कि दोनों का एंगल जो है वो सेम है। तो ये C1 कर्व यहाँ पे एंगल बीटा 1 बनाता है, C1 डैश, और C2 डैश एंगल बनाता है बीटा 2। और ये जो कार्ड है, ठीक है, यानी कि Z1 पॉइंट का जो इमेज है वो W1 बनी, Z2 पॉइंट की जो इमेज है वो W2 बनी। यहाँ पर दोनों एक ही सर्किल पे नहीं रहेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि ये Z1 पॉइंट है और ये Z2 पॉइंट है, जो कि Z2 पॉइंट Z1 का इमेज है, W2 पॉइंट Z2 का इमेज है, और W1 पॉइंट जो है वो Z1 का इमेज है। ठीक है, अब ये जो कार्ड है वो एंगल φ1 बनाता है, और ये जो कार्ड है वो एंगल φ2 बनाता है U एक्सिस से। U एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे तो एंगल सेम रहेगा दोनों का। ठीक है, तो W1 रेडियस, W1 जो पॉइंट है उससे पास होता हुआ हम एक नेबरहुड खींच लेते हैं W0 का। इसी तरीके W2 पॉइंट से पास होता हुआ नेबरहुड W0 का नेबरहुड खींच लिया।
पहले की रेडियस R1 मान लिया, दूसरे की रेडियस R2 मान लिया, ठीक है ना। ये फिगर इस तरीके है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि C1 C2 डैश जो है इमेजेस हैं C1 C2 के, ठीक है, ये चीज़ वही लिखा गया है। अब देखिए Z1 माइनस Z2 मॉड इक्वल टू R, यानी कि ये वाला जो सर्किल खींचा गया है, ठीक है, वो R रेडियस का है। तो इसको Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू R ई पावर I थीटा 1 कंसिडर कह लिया, यानी कि ये एंगल आपका थीटा 1 है, तो इसलिए इसको R ई पावर I थीटा 1 कह सकते हैं। इसी तरीके Z2 माइनस Z0 इक्वल टू R, और चूँकि ये एंगल आपका थीटा 2 है, कार्ड वाला एंगल थीटा 2 है, तो इसलिए हम लोग R ई पावर I थीटा 2 कंसिडर कर सकते हैं। अगर R टेंडिंग टू 0 करते हैं, ये वाला R टेंडिंग टू 0, इसका मतलब कि ये जो Z1 पॉइंट है वो Z0 की तरफ टेंड हो जाएगा और Z2 पॉइंट भी Z0 की तरफ टेंड हो जाएगा। इसका मतलब कि इस Z0 पॉइंट पर आपका थीटा अल्फ़ा 1 और थीटा 1 सेम है, अल्फ़ा 2 और थीटा 2 सेम है, तो थीटा 1 टेंडिंग टू अल्फ़ा 1 हो जाएगा और थीटा 2 टेंडिंग टू अल्फ़ा 2 हो जाएगा। नाउ द पॉइंट Z1 मूव्स टूवर्ड्स Z0 अलॉन्ग C1। Z1 जो है वो C1 पाथ से Z0 पे आता है और Z2 C2 पाथ से Z0 पे आता है, ठीक है। क्योंकि हमने मान लिया है कि फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो Z0 पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है। तो चाहे हम C1 पाथ से आएंगे चाहे C2 पाथ से आएंगे, उसका डेरिवेटिव सेम हो जाएगा। तो वही हम आगे लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, तो इसी तरीके उनके इमेज वाले लिख लिया, W1 माइनस W0 इज इक्वल टू R1। ये वाला हमने रेडियस जो है, इसका रेडियस R1 माना, इसका रेडियस R2, तो सेम। और ये कार्ड वाला एंगल φ1 है, ये φ2 है, तो इसी तरीके से इधर हो जाएगा कि W1 माइनस W2 मॉडुलस इक्वल टू R1, तो इसको लिख सकते हैं W1 माइनस W0 इक्वल टू R1 ई पावर I φ1, और एंड दूसरे वाले को लिख सकते हैं W2 माइनस W0 इक्वल टू R2 ई पावर I φ2, ठीक है। इसमें भी अगर φ1 ये W1 टेंडिंग टू W0 होगा तो आपका φ1 टेंडिंग टू बीटा 1 हो जाएगा, और φ2 टेंडिंग W2 टेंडिंग टू W0 होगा तो φ2 टेंडिंग टू बीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंस fz इज एनालिटिक एट पॉइंट Z0, देयरफॉर f' Z0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो f' Z0 की वैल्यू देखिए, जब Z1 टेंडिंग टू Z0 मतलब C1 पाथ से आते हैं तो वैल्यू हो जाएगी fz1 माइनस fz0 अपान Z1 माइनस Z0। अगर C2 पाथ से आते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों पाथ से वैल्यू f' की वैल्यू सेम है। डिफरेंशिएबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, उसकी डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, तो इसका मतलब दूसरे पाथ से भी वैल्यू सेम होगी। तो सो लिमिट Z2 टेंडिंग टू Z0 fz2 माइनस fz0 अपान Z2 माइनस Z0, ठीक, अलॉन्ग पाथ C1 अलॉन्ग पाथ C2, वैल्यू सेम है। अब f' भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग R ई पावर I थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को R ई पावर I थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर फिगर में ये माना कि Z0, मान लीजिए f' की वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है। तो अब हम कैपिटल R रेडियस और थीटा एंगल लेते हुए एक सर्किल, बड़ा सा सर्किल खींच लिया, तो ये आपका कैपिटल R हो गया और ये एंगल थीटा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा कि f' को R ई पावर I थीटा लिख सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो R ई पावर I थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब f' भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको भी हम लोग R ई पावर I थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब Z1 माइनस Z0 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लीजिए, और उसमें Z1 माइनस Z0 की वैल्यू रख लीजिए और W1 माइनस W0 की वैल्यू रख लीजिए उठा के, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको इसको एक्सपोनेंशियल को न्यूमरेटर में ले लो, तो इस तरीके से उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी लिमिट Z1 टेंडिंग टू Z0 थीटा 1 माइनस φ1 माइनस थीटा 1, φ1 माइनस थीटा 1,
और इससे इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी लिमिट z2 माइनस z0 phi2 माइनस थीटा 2। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट z1 टेंडिंग टू z0, थीटा 1 की वैल्यू बीटा 1 हो जाएगी और थीटा फाई 1 की वैल्यू बीटा 1 और थीटा 1 की वैल्यू अल्फा 1। इसी तरीके फाई 2 की वैल्यू बीटा 2 और थीटा 2 की वैल्यू अल्फा 2 हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपकी वैल्यू फाइनली ये हो गई कि बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा एंड बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2, बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस थीटा। सो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू, वैल्यू रख लीजिए दोनों, अल्फा 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा कैंसिल आउट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो देखिए एंगल सेम आ गया, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स आर सेम इन जेट प्लेन का जो है, ये जेट प्लेन का एंगल है दोनों कर्व के बीच का, और ये जो है डब्ल्यू प्लेन का है दोनों कर्व के बीच का, यानी C1 डैश और C2 डैश के बीच का एंगल ये है, दोनों एंगल सेम हो गया। और हमने जो है डायरेक्शन सेम लिया था, डायरेक्शन फिगर में ही हमने सेम लिया था, दोनों की डायरेक्शन एक ही लिया था। तो अब मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, इसका मतलब फंक्शन कन्फॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ किया। धन्यवाद। अगली थ्योरम नेक्स्ट वीडियो।